नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपी बिहार डिजिटल समाचार में। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल, जहां मिलती है आपको हर बड़ी खबर सबसे पहले। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। अंबेडकर जयंती पर सियासी संग्राम तेज, दलित वोट बैंक पर सभी दलों की नजर। देश भर में आज संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती बड़े स्तर पर मनाई जा रही है। संसद से लेकर गांव कस्बों तक श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और राजनीतिक दल सामाजिक न्याय व समानता का संदेश दे रहे हैं। अंबेडकर जयंती अब सिर्फ सम्मान का दिन नहीं, बल्कि राजनीतिक रूप से भी बेहद अहम बन चुकी है। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी, सपा और बसपा के बीच बाबा साहेब की विरासत को लेकर प्रतिस्पर्धा दिखाई दे रही है। योगी सरकार राज्य भर में अंबेडकर प्रतिमाओं के सौंदर्यीकरण और कार्यक्रमों के जरिए दलित समाज तक पहुंच बनाने में जुटी है। वहीं बसपा और सपा भी अलग अलग जिलों में बड़े आयोजन कर अपने पारंपरिक वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार दलित समाज देश की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाता है। देश की बड़ी आबादी अनुसूचित जाति वर्ग से आती है और कई लोकसभा सीटों पर उसका सीधा प्रभाव माना जाता है। यही कारण है कि लगभग सभी प्रमुख दल अंबेडकर जयंती के जरिए दलित समाज को साधने और राजनीतिक संदेश देने में सक्रिय नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर अंबेडकर जयंती सामाजिक सम्मान के साथ साथ राजनीतिक रणनीति का भी बड़ा मंच बनती जा रही है। 4 राज्यों के चुनावी रण में मुख्यमंत्रियों की अग्नि परीक्षा, सत्ता बचाने की बड़ी जंग। देश के कई राज्यों में जारी विधानसभा चुनावों ने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में मतदान बाकी है, जबकि असम, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में वोटिंग पूरी हो चुकी है। इन चुनावों में 4 बड़े मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, हिमंता बिस्वा शर्मा, पिनाराई विजयन और M.K. स्टालिन अपनी सत्ता बचाने की चुनौती से जूझ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के सामने चौथी बार सत्ता हासिल करने की कठिन परीक्षा है, जहां बीजेपी लगातार चुनौती दे रही है। असम में हिमंता बिस्वा शर्मा बीजेपी के चेहरे के तौर पर चुनावी मैदान में है और नॉर्थ ईस्ट की राजनीति में उनकी पकड़ अहम मानी जा रही है। केरल में पिनाराई विजयन के लिए संभावित हैट्रिक दांव पर है, जहां कांग्रेस सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। वहीं तमिलनाडु में M.K. स्टालिन को विपक्षी गठबंधन के साथ साथ अभिनेता से नेता बने विजय की नई राजनीतिक एंट्री से मुकाबला करना पड़ रहा है। राजनीतिक जानकारों के अनुसार ये चुनाव सिर्फ राज्यों की सत्ता तय नहीं करेंगे, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति की दिशा भी तय करेंगे। नतीजे यह संकेत देंगे कि विपक्ष मजबूत होगा या केंद्र की सत्ताधारी राजनीति और ज्यादा प्रभावशाली बनकर उभरेगी। अब सबकी नजर मतगणना के दिन पर टिकी है, जब देश की नई राजनीतिक तस्वीर साफ होगी। यीशु जैसी तस्वीर पोस्ट कर घिरे ट्रंप, विवाद बढ़ते ही हटानी पड़ी फोटो। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर बड़े विवाद में आ गए। वायरल हुई तस्वीर में ट्रंप धार्मिक अंदाज में दिखाई दे रहे थे, जिसे कई लोगों ने यीशु मसीह जैसा रूप बताया। आलोचना बढ़ने के बाद ट्रंप ने तस्वीर डिलीट कर दी और सफाई पेश की। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने खुद ही तस्वीर पोस्ट की थी, लेकिन उनका मकसद खुद को धार्मिक अवतार दिखाना नहीं था। उनके मुताबिक तस्वीर में वो रेड क्रॉस से जुड़े एक डॉक्टर या मददगार के रूप में लोगों की सहायता करते हुए दिखाए गए थे। हालांकि सोशल मीडिया पर इसे धार्मिक प्रतीकों के गलत इस्तेमाल के रूप में देखा गया और तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आईं। ये विवाद उस समय और बढ़ गया जब ट्रंप ने कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप लियो की विदेश नीति पर खुलकर हमला बोला। ट्रंप ने आरोप लगाया कि पोप ईरान के प्रति नर्म रुख रखते हैं और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर उनकी सोच गलत है। पोप लियो ने हाल ही में युद्ध के पागलपन की आलोचना की थी, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच बयानबाजी तेज हो गई। इस पूरे घटनाक्रम ने अमेरिकी राजनीति और धर्म से जुड़े मुद्दों पर नई बहस छेड़ दी है। शांति वार्ता फेल होते ही बढ़ा तनाव। ईरान ने 5 खाड़ी देशों से मांगा युद्ध मुआवजा। ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच शांति वार्ता असफल होने के बाद मध्य पूर्व में तनाव फिर तेज हो गया है। ईरान ने युद्ध के दौरान हुए नुकसान को लेकर 5 खाड़ी देशों से मुआवजे की मांग कर दी है। ईरान ने जिन देशों को जिम्मेदार ठहराया है, उनमें बहरीन, सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और जॉर्डन शामिल हैं। ईरान का आरोप है कि इन देशों ने अमेरिका और इजराइल को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग दिया, जिससे उसे भारी सैन्य और आर्थिक नुकसान हुआ। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के प्रतिनिधि आमिर सईद इरवानी ने कहा कि संबंधित देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है और अब उन्हें जान माल, संपत्ति और नैतिक नुकसान की भरपाई करनी होगी। ईरान की सरकारी एजेंसी IRNA ने भी इस मांग की विस्तृत जानकारी जारी की है। इससे पहले पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान शांति वार्ता हुई थी, लेकिन बातचीत बेनतीजा रही।
इसके बाद अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्षेत्र में सख्ती बढ़ा दी और सहयोगी देशों से समर्थन मांगा। हालांकि ब्रिटेन ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। मध्य पूर्व में बढ़ता ये तनाव वैश्विक राजनीति और तेल बाजार पर असर डाल सकता है। बांदा मेडिकल कॉलेज में बड़ा लापरवाही कांड, गलत इलाज से मासूम बच्ची का पैर काटना पड़ा। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से इंसानियत को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज के एक डॉक्टर पर इलाज में गंभीर लापरवाही का आरोप लगा है, जिसके चलते 5 साल की मासूम बच्ची हमेशा के लिए दिव्यांग हो गई। बताया जा रहा है कि दिसंबर 2023 में छत से गिरने से बच्ची के पैर में फ्रैक्चर हुआ था, जिसके बाद उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने गलत तरीके से पैर को कसकर बांध दिया, जिससे नसों ने काम करना बंद कर दिया और पैर में संक्रमण फैल गया। हालत बिगड़ने पर बच्ची को लखनऊ रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों को संक्रमण के कारण उसका पैर काटना पड़ा। पीड़ित पिता की शिकायत पर जांच हुई तो आरोप सही पाए गए। पुलिस ने मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की कानूनी कार्रवाई जारी है। घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। आईपीएल 2026 डेब्यू गेंदबाजों का धमाका, हैदराबाद ने राजस्थान को 57 रन से रौंद दिया। आईपीएल 2026 में सोमवार को खेले गए मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राजस्थान रॉयल्स को 57 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद ने ईशान किशन की तूफानी 91 रनों की पारी की बदौलत 217 रन का बड़ा लक्ष्य खड़ा किया। जवाब में उतरी राजस्थान की टीम की शुरुआत बेहद खराब रही और पहले ही ओवर में 3 विकेट गिर गए। इस मैच के असली हीरो रहे डेब्यू कर रहे 2 युवा गेंदबाज साकिब हुसैन और प्रफुल्ल हिंगे। दोनों ने मिलकर राजस्थान की बल्लेबाजी को पूरी तरह तहस-नहस कर दिया। साकिब हुसैन ने 4 ओवर में 24 रन देकर 4 विकेट झटके, जबकि प्रफुल्ल हिंगे ने भी 4 विकेट लेकर टीम को मजबूत बढ़त दिलाई। खास बात यह रही कि दोनों गेंदबाजों ने अपने पहले ही आईपीएल मैच में कुल 8 विकेट लेकर जीत की कहानी लिख दी। राजस्थान की पूरी टीम 159 रन पर सिमट गई और हैदराबाद ने शानदार जीत दर्ज की। इस्लामाबाद वार्ता बेनतीजा, यूरेनियम विवाद पर अमेरिका ईरान आमने सामने। अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में हुई अहम शांति वार्ता बिना किसी ठोस नतीजे के खत्म हो गई। बातचीत के दौरान अमेरिका ने ईरान के यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम पर लगभग 20 साल की रोक लगाने और कड़े परमाणु प्रतिबंध लागू करने का प्रस्ताव रखा, जिसे तेहरान ने सख्ती से खारिज कर दिया। ईरान ने केवल कम अवधि यानी सिंगल डिजिट समय सीमा का विकल्प पेश किया। सबसे बड़ा विवाद उच्च स्तर के संवर्धित यूरेनियम भंडार को खत्म करने को लेकर रहा। अमेरिका ने पूरे स्टॉक हटाने की मांग की, जबकि ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में डाउन ब्लेंडिंग प्रक्रिया का सुझाव दिया। पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की की मध्यस्थता में हुई ये वार्ता 21 अप्रैल से पहले तनाव कम करने की कोशिश मानी जा रही थी। स्थिति तब और बिगड़ गई जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस के सार्वजनिक बयान में ईरान को जिम्मेदार ठहराया गया। इससे कूटनीतिक तनाव बढ़ गया। इस बीच अमेरिका ने ईरान से जुड़े जहाजों पर नाकेबंदी की घोषणा कर दबाव बढ़ा दिया है, जबकि दोनों देशों के बीच समझौते की संभावनाएं अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं मानी जा रही हैं। अमेरिका ईरान तनाव के बीच पाकिस्तान की नई चाल, सऊदी अरब में तैनात किए फाइटर जेट। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के दौरान पाकिस्तान एक मध्यस्थ देश के रूप में उभरा है, लेकिन उसकी हालिया सैन्य गतिविधियों ने नई बहस छेड़ दी है। शांति वार्ता की मेजबानी करने के तुरंत बाद पाकिस्तान ने सऊदी अरब के खाड़ी तक स्थित एयरबेस पर अपनी वायुसेना तैनात कर दी है। पाकिस्तान का दावा है कि यह तैनाती पूरी तरह रक्षात्मक है और सऊदी अरब की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान वायुसेना की मौजूदगी ईरान के लिए रणनीतिक दुविधा पैदा कर सकती है। अगर सीज फायर खत्म होने के बाद संघर्ष फिर से शुरू होता है तो ईरान को हमले से पहले पाकिस्तानी विमानों को नुकसान पहुंचने के खतरे पर भी विचार करना होगा। माना जा रहा है कि सऊदी अरब अपने तेल क्षेत्रों पर संभावित हमलों को लेकर पहले से सतर्क है। विश्लेषकों के अनुसार पाकिस्तान एक साथ सऊदी अरब और ईरान दोनों के साथ संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में सऊदी और ईरानी प्रतिनिधिमंडलों की पाकिस्तान यात्रा को इसी कूटनीतिक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। पाकिस्तान के F-16, J-10C और JF-17 जैसे लड़ाकू विमान सऊदी अरब में हवाई सुरक्षा, पेट्रोलिंग और सैन्य अभ्यास में भूमिका निभा सकते हैं।
रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ये तैनाती खाड़ी देशों के लिए नया सुरक्षा मॉडल बन सकती है, जिससे भविष्य में बहरीन जैसे देश भी पाकिस्तान से रक्षात्मक सैन्य सहयोग मांग सकते हैं। फिलहाल क्षेत्रीय हालात पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। लखनऊ से निकली पहली ब्रह्मोस मिसाइलें, भारत की रक्षा ताकत को मिला बड़ा बूस्ट। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित नए ब्रह्मोस मिसाइल प्लांट से पहली ब्रह्मोस मिसाइलों की डिलीवरी शुरू हो गई है। ये प्लांट उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का अहम हिस्सा है और देश की स्वदेशी रक्षा क्षमता को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। अक्टूबर 2025 में इस यूनिट से ब्रह्मोस मिसाइलों का पहला बैच तैयार हुआ था, जिसमें 4 मिसाइलें शामिल थीं। अब इन अत्याधुनिक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की सेना को सप्लाई शुरू कर दी गई है। ये प्लांट हर साल भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए करीब 80 से 100 ब्रह्मोस मिसाइलें तैयार करने की क्षमता रखता है। ब्रह्मोस मिसाइल अपनी तेज रफ्तार और सटीक निशाने के लिए जानी जाती है, जो दुश्मन के ठिकानों को कुछ ही मिनटों में तबाह कर सकती है। पहले इसका उत्पादन मुख्य रूप से हैदराबाद समेत अन्य शहरों में होता था, लेकिन लखनऊ प्लांट शुरू होने से उत्पादन क्षमता और सप्लाई चेन दोनों मजबूत हुई हैं। सरकार के आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत अब ब्रह्मोस मिसाइल में लगभग 70% तक स्वदेशी उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि तीनों सेनाओं की जरूरत के मुकाबले मौजूदा उत्पादन गति अभी भी कम पड़ सकती है और कुछ अहम पुर्जों के लिए विदेशी निर्भरता पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। होर्मुज में टूट गई नाकेबंदी, अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच चीनी टैंकर गुजरने से उठे बड़े सवाल। ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका की ओर से होर्मुज जलडमरू मुद्दे में लागू की गई नाकेबंदी पर सवाल खड़े होने लगे हैं। शिपिंग डेटा के मुताबिक अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद एक चीनी टैंकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पार कर खाड़ी से बाहर निकल गया, जिससे नाकेबंदी की प्रभावशीलता पर बहस तेज हो गई है। मरीन ट्रैफिक और केपलर के आंकड़ों के अनुसार रिच स्टारी नाम का चीनी टैंकर नाकेबंदी शुरू होने के बाद होर्मुज पार करने वाला पहला जहाज बना। ये जहाज करीब 2.5 लाख बैरल मेथनॉल लेकर संयुक्त अरब अमीरात के हमरियाह बंदरगाह से रवाना हुआ था। ईरान के साथ व्यापार के कारण इस टैंकर और इसकी मालिक कंपनी पर अमेरिका पहले ही प्रतिबंध लगा चुका है। इसी बीच अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित एक और टैंकर मुरली किशन भी होर्मुज क्षेत्र में प्रवेश करता देखा गया। बताया जा रहा है कि यह जहाज इराक से तेल लोड करने की तैयारी में है। अमेरिकी सेना ने सोमवार को ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी शुरू करने का ऐलान किया था, जिससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया। हालांकि प्रतिबंधों के बावजूद जहाज़ों की आवाजाही जारी रहने से अमेरिकी रणनीति पर सवाल उठ रहे हैं। इस्लामाबाद वार्ता विफल होने के बाद भी ईरान और अमेरिका के बीच कूटनीतिक प्रयास जारी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान समझौता करना चाहता है, लेकिन परमाणु हथियारों से जुड़ी किसी भी रियायत को अमेरिका स्वीकार नहीं करेगा। तेल बाजार भी इस तनाव से प्रभावित है और कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के आसपास बनी हुई हैं। अब संभावित दूसरी वार्ता पर पूरी दुनिया की नज़र टिकी हुई है।